हेलो फ्रेंड्स, मैं परीक्षा गुरु रंजीत वर्मा एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मॉडल पेपर में मैंने ऐसे प्रश्नों को तैयार किया है जो आपके संपूर्ण सिलेबस से निर्धारित किए गए, यानी चुने हुए ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके संपूर्ण सिलेबस है उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन छांटे मैंने, और जो कि आपकी परीक्षा में कई बार रिपीट हुए हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं हमारा आज का मॉडल पेपर क्या कहता है। बच्चों, मॉडल पेपर पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता रहूँगा कि आप इन मॉडल पेपर को अपने ढंग से अगर तैयार करते हैं तो आपको परीक्षा में 90+ अंक पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमारा पैटर्न क्या होगा। समाजशास्त्र, जो कि मैंने बताया है 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। पूर्णांक आपका 100 का रहेगा। 15 मिनट परीक्षार्थियों के पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं और सभी जो प्रश्न होते हैं उनके अंक उनके सम्मुख होते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय होते हैं जो कि 1 नंबर के होते हैं, और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय होते हैं जो कि 3 नंबर के होते हैं, और प्रश्न संख्या कह सकते हैं यहाँ से 21 से 26 तक लघु उत्तरीय होते हैं जो कि 6 अंक के होते हैं, और जिनकी सीमा 50 शब्द होती है, तथा प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना होता है, और ये 8 अंक में निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर बच्चे देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं जैसे कि मॉडल पेपर से तैयार किए गए हैं कि किसने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है। ठीक, तो देखिए जाति एक बंद वर्ग है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये मजूमदार एवं मदान की है। ठीक है, कहीं कहीं पर मजूमदार भी पूछ लिया जाता है, लेकिन मजूमदार केवल अकेले नहीं होंगे और मदान भी अकेले नहीं होंगे, इसलिए मजूमदार एवं मदान की। तो यहाँ पर कहेंगे किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है, परिभाषा किसकी है? तो ये जाति यानी जो मजूमदार एवं मदान की है। समाज क्या है? ठीक है, तो समाज क्या है? देखिए, समाज मूर्त है या अमूर्त है, या का और खा दोनों, अर्थात मूर्त और अमूर्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों, समाज यानी कह सकते हैं समाज का सुव्यवस्थित अध्ययन, यानी जब संपूर्ण समाज का अध्ययन किया जाए तो समाज अमूर्त हो जाता है। यदि उसके कुछ क्षेत्रों का या कुछ गुणों का अध्ययन किया जाए तो वो मूर्त हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं समाज हमारा मूर्त और अमूर्त दोनों होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, हमारे समाज में लैंगिक विषमता का प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ रहा है? यानी जो हमारा समाज है इसमें लैंगिक विषमता, लिंग के आधार पर जो विषमता है उसका प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? तो वो हमारी स्त्रियों पर पड़ता है, क्योंकि हमारे समाज में लिंग के आधार पर स्त्रियों की संख्या घट रही है। अगला दिया गया, निम्न में से कौन सा जाति का आधार, यानी जाति का आधार क्या है? तो जाति का आधार बच्चों को जन्म पर ही निर्धारित होती है, यानी जो व्यक्तियों की जाति होती है वो उसके जन्म पर ही निर्धारित होती है। अगला बच्चों देखते हैं इसी क्रम में, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है या इसकी रचना किसने की थी? तो जो हमारी इंडियन सोसाइटी है उसकी रचना S.C. दुबे ने की थी। किसने की थी? इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक S.C. दुबे हैं। बच्चों 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है यहाँ पर। हाँ, आगे देखते हैं बच्चों, इंदु प्रकाश किसकी रचना है? ठीक है, दिया गया है इंदु प्रकाश किसकी रचना है? तो विष्णु शास्त्री की है, वीरे सलिंगम की है, या ज्योतिबा फूले की है, या अंबेडकर की है? तो बच्चों जो हमारी इंदु प्रकाश रचना है वो ज्योतिबा फूले की है। इन्होंने 1882 ईस्वी में, ठीक है, इस रचना का कह सकते हैं प्रकाशन किया था। और अगला क्वेश्चन इसी क्रम में बच्चों दिया गया है हमारा, यहाँ पर देखेंगे, भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो जो भारत में पुनर्जागरण का पिता हमको राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसे कहा गया था? राजा राम मोहन राय को, क्योंकि इन्होंने ही नए समाज का विकास किया था। अब बच्चों आगे देखते हैं इसी क्रम में, हम ऐसे पलट दिए, यहाँ पर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। यहाँ पर दिया गया बच्चों, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष हमारा होता है बच्चों, ग्राम प्रधान होता है। मैंने कई बार आपको बताया है। और चूंकि ग्रामीण नेता नहीं हो सकते हैं, ग्रामीणों का अध्यक्ष भी नहीं हो सकता है, वरिष्ठतम नागरिक भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गांव का मुखिया जो होता है या कह सकते हैं अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान होता है। उसी की निगरानी में संपूर्ण ग्राम पंचायत सुचारू रूप से चलती है। अगला दिया गया है, भारत की आर्थिक नीति किस पर निर्भर होती है? भारत की जो आर्थिक नीति होती है बच्चों वो निजी क्षेत्र प्रधान होती है, क्योंकि निजी क्षेत्रों पर ही निर्भर होती है। और अब इस हमारे बहुविकल्पी
प्रश्न का अंतिम प्रश्न जो प्रश्न संख्या 10 है कि जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। तो जो बच्चों जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन सा कह सकते हैं किसने दिया था, माल्थस ने दिया, या कौन संबंधित है, तो माल्थस संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार हम बहुविकल्पी जो हमारे बहुविकल्पी प्रश्न है उसमें से 10 में से 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। और अगला दिया गया है हमारे यहाँ पर देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब देखिए इसमें भी 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 3 30 नंबर का ये भी होता है, चूँकि 3 नंबर में आते हैं, मैंने बताया आपको, देख लीजिए क्रमशः। तो यहाँ पर समाज को परिभाषित कीजिए, अर्थात समाज किसे कहते हैं, समाज को परिभाषित कीजिए, समाज का अर्थ क्या है। तो समाज ऐसे व्यक्तियों का एक समूह होता है जो कि एक निश्चित पारिस्थितिक तंत्र में निवास करता है और यहाँ पर रहने वाले संपूर्ण नागरिक एक दूसरे से रक्त संबंधित या कह सकते हैं व्यवहार संबंधी, यानी एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, तो समाज व्यक्तियों का समूह होता है, समझ गए। तो यहाँ पर इसका चूंकि ये हमारा अति लघु उत्तरीय है तो इसका 20 से 25 शब्दों में देना है। तो समाज व्यक्तियों का समूह होता है जो कि एक निश्चित दायरे में यानी पर्यावरण में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं और आपस में सभी भाईचारे की भावना से बंधे हुए होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन संख्या 12 है कि माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो बच्चों माल्थस मैंने बढ़ाया कई बार कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत 2 सिद्धांतों पर निर्भर है। नंबर 1 कह सकते हैं ज्यामितीय क्रम, यानी 2 क्रमों पर आधारित है। जनसंख्या वृद्धि का जो ज्यामितीय क्रम है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत ज्यामितीय क्रम पर निर्धारित है, क्योंकि किसी देश की जो जनसंख्या होती है वो प्रत्येक 20 वर्ष के बाद दोगुनी हो जाती है। अर्थात कह सकते हैं जो किसी देश की जनसंख्या होती है वो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 इस क्रम में बढ़ती है, अर्थात प्रत्येक 20 वर्षों के बाद दोगुनी हो जाती है, किंतु वहाँ का जो खाद्यान्न होता है वो क्रमागत रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार किसी क्षेत्र की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो जाती है किंतु खाद्यान्न में वृद्धि न हो पाने के कारण वहाँ की जनसंख्या भूखों मरने लगती है। तो माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या दिया है, ज्यामितीय क्रम, यानी किसी देश की जो जनसंख्या वृद्धि है वो ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है। अब आगे बच्चों देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उदारीकरण क्या है, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है, या कह सकते हैं उदारीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो उदारीकरण का तात्पर्य बच्चों होता है जहाँ कि आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं उस पर से सरकारी प्रतिबंधों को हटा लेना ही उदारीकरण कहलाता है। मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि उदारीकरण का विस्तृत अर्थ होता है कि आर्थिक यानी जो गतिविधियां होती हैं, सरकार के द्वारा आर्थिक गतिविधियां होती हैं उन पर लगे हुए सरकारी प्रतिबंधों को हटा लेना ही उदारीकरण कहलाता है, जिससे अर्थव्यवस्था हमारी खुली हो जाती है और उसमें लचीलापन आ जाता है और वह सामाजिक रूप से अधिक प्रगतिशील हो जाती है। अगला बच्चों, सामाजिक बहिष्कार से आपका क्या आशय है, अर्थात सामाजिक बहिष्कार किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, बहिष्कार का अर्थ होता है किसी वर्ग अथवा व्यक्ति या किसी जाति विशेष के व्यक्ति को अन्य सामाजिक वर्गों या संसाधनों से पृथक कर देना या उसके उपयोग से वर्जित कर देना ही सामाजिक बहिष्कार कहलाता है। यानी कह सकते हैं किसी जाति अथवा वर्ग के व्यक्ति को किसी समाज या अन्य धार्मिक स्थानों पर या उसके संसाधनों को प्रयोग करने से वर्जित कर देना ही सामाजिक बहिष्कार कहलाता है। अब देखिए बच्चों, अगला जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर देखिए किसी क्षेत्र की बढ़ती हुई तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या ही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। इसके अंतर्गत जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगती है किंतु वहाँ का खाद्यान्न क्रमागत बढ़ता है, जिसके कारण किसी देश की जनसंख्या प्रत्येक 20 वर्ष के बाद दोगुनी हो जाती है, अर्थात जो वहाँ की जनसंख्या होती है वो दोगुनी हो जाती है और वहाँ का खाद्यान्न क्रमागत रहता है और वहाँ की जनसंख्या भूखों मरने लगती है। ठीक है, तो आप जनसंख्या वृद्धि से क्या कहा गया है कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, तो किसी क्षेत्र या देश में तीव्र गति से बढ़ी हुई जनसंख्या वृद्धि को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन के 2 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो सामाजिक परिवर्तन के 2 प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कह सकते हैं कि विकासवादी सिद्धांत, नंबर 2 समाजवादी चक्र सिद्धांत, नंबर 3 विश्वव्यापी सिद्धांत, नंबर 4 संघर्ष सिद्धांत। ठीक है, तो इस प्रकार कई भी यानी सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं उसके जो 2 सिद्धांत हैं। अब देखिए, विकास की ओर समाज को अग्रसित करना विकासवादी सिद्धांत कहलाया। ठीक है, और उसके सामाजिक चक्र सिद्धांत, यानी समाज में जो चक्र चलता रहता है व्यक्तियों और
कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र के बीच में जो चक्र चलता रहता है उसे समाजवादी चक्र सिद्धांत कहा जाता है, और जो लोगों के बीच में आपस में संघर्ष पाया जाता है उसे हम संघर्ष सिद्धांत कहते हैं, और विश्वव्यापी यानी संपूर्ण विश्व में जो व्याप्त है संघर्ष उसे विश्वव्यापी संघर्ष कहते हैं। साक्षात्कार यानी सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत हो गए। अब आगे देखिए साक्षात्कार किसे कहते हैं, ये भी मैंने कई बार पढ़ाया बच्चों आपको। साक्षात्कार यानी दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होने वाले निजी औपचारिक बातचीत को ही साक्षात्कार कहते हैं। इसमें दोनों व्यक्ति अपनी कह सकते हैं या अपने समूह की गतिविधियों को एक दूसरे के सामने शेयर करते हैं और अपनी योग्यताओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा साक्षात्कार। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, प्रश्न संख्या 18 दिया गया है। हरित क्रांति से तात्पर्य कह सकते हैं अत्याधुनिक तरीकों से यानी HYV अर्थात हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करके संसाधनों के माध्यम से और सिंचाई के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि करना ही हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य होता है। यानी आप समझ रहे हैं कि उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य होता है। इससे फसल की पैदावार बढ़ जाती है और किसानों को अधिक लाभ मिलता है। अगला प्रश्न संख्या 19, ग्रामीण समुदाय को परिभाषित कीजिए। यानी ग्रामीण समुदाय किसे कहते हैं, कह सकते हैं तो गांव में लोगों का जो समुदाय बना होता है अर्थात जो वर्ग विशेष होता है उसे ही हम ग्रामीण समुदाय कहते हैं। और ग्रामीण समुदाय के व्यक्ति आपस में कह सकते हैं कि समूह बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं और सभी एक दूसरे की दैनिक चर्या में प्रतिभाग करते रहते हैं। फिर आगे बच्चों हमारा अंतिम इस अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है कि एकल परिवार क्या है। एकल परिवार जिसे आप कह सकते हैं एकाकी परिवार, ठीक है, या नाभिकीय या केंद्रीय परिवार। तो ऐसे जो परिवार होते हैं इसमें माता पिता दोनों कह सकते हैं परिवार के यानी जो परिवार के मुखिया होते हैं माता पिता दोनों होते हैं। अर्थात कह सकते हैं एकाकी परिवार हम उस परिवार को कहते हैं जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। ऐसे परिवार को हम एकाकी परिवार या एकल परिवार कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी क्रम में हम देख लेते हैं कुछ हमारे लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए लघुत्तरीय प्रश्न जो कि हमारे दिए गए हैं 5-6 क्वेश्चन दिए गए हैं 26। अब ये देखिए 6 नंबर में होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जाति व्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षणों को बताइए। तो जाति व्यवस्था के जो महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं अर्थात जाति व्यवस्था के गुण लक्षण पूछा जाए चाहे गुण पूछा जाए, ठीक है, वो दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए जाति व्यवस्था की महत्वपूर्ण गुण क्या है, जाति जन्म पर आधारित होती है, जाति में पेशे का चुनाव होता है, जाति अंतर्विवाही होती है, ठीक है, जाति में बदलाव संभव नहीं है, जाति में खान पान पर प्रतिबंध पाया जाता है। तो जितने भी लक्षण हैं वही हम लिख देंगे अर्थात जितने गुण हैं वही हम उनके लक्षण के रूप में लिख देंगे। कृषक समाज की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों। तो कृषक समाज देखिए इसमें जो जाति व्यवस्था के लक्षण हैं उनको हेडिंग बना देते हैं, हेडिंग बना के थोड़ा थोड़ा लिख देंगे हम। जैसे जाति अंतर्विवाही हेडिंग बना देंगे अंतर्विवाही, इसके आगे लिख देंगे कि जाति अंतर्विवाही होती है, ठीक है, इसमें एक जाति के सदस्य दूसरे जाति यानी अपनी ही जाति के अंदर विवाह संपन्न करते हैं, जाति में बदलाव संभव नहीं है या पॉइंट वाइज लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए अगला कृषक समाज की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कृषक समाज की विशेषताएं क्या होती हैं। कृषक समाज कृषि पर निर्भर होता है। नंबर 2, कृषक समाज का जीवन सादा एवं सरल होता है। नंबर 3, कृषक समाज समूहों में रहकर खेती करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। और कृषक समाज कह सकते हैं जो हमारा खेती करने वाला समाज होता है या व्यक्तियों का जो समूह होता है वो साझा विशेषताओं पर ही निर्भर होता है अर्थात एक दूसरे के सहयोग की भावना से जुड़ा रहता है। तो 4 पॉइंट इसमें काफ़ी हो जाएंगे बच्चों। अगला है प्रश्न संख्या 23, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो अब देखिए किसी क्षेत्र की जो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो प्रभाव पड़ते हैं तो कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। खाद्यान्न की समस्या आ जाती है, आवास की समस्या आ जाती है, बेरोजगारी की समस्या आ जाती है बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, ठीक है। अब बेरोजगारी के बाद स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, आवास की समस्या, रहन सहन की समस्या, ठीक है, बहुत सी समस्याएं, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, गंदी बस्तियों की समस्या, बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। वही हमारी भारत में जनसंख्या वृद्धि के जो दुष्प्रभाव होते हैं उन्हीं का मूल्यांकन करना होता है। अगला ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर लिखिए। देखिए जो ग्रामीण समाज होगा वही नगरीय समाज का उल्टा होगा, ठीक है। जैसे गाँव यानी ग्रामीण समाज का जीवन सादा होता है, नगरीय समाज का जीवन कह सकते हैं व्यक्तिवादी होता है, ठीक है।
ग्रामीण समाज में व्यक्तियों के बीच में एकता पाई जाती है, नगरीय समाज में एकता नहीं पाई जाती। ग्रामीण समाज कृषि पर निर्धारित होता है या निर्भर होता है, जबकि नगरीय समाज जो होता है वो व्यापार और व्यवसाय पर निर्भर होता है। ग्रामीण समाज में एक रूपता पाई जाती है, लेकिन नगरीय समाज में एक रूपता नहीं पाई जाती है। ग्रामीण समाज स्थायी होता है, जबकि नगरीय समाज अस्थायी होता है। अब 5 अंतर हो गए बच्चों, वो काफ़ी हो गए हैं। अगला देखिए, हरित क्रांति के ग्रामीण समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। यानी जो हरित क्रांति है उससे ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। जिस हरित क्रांति के कारण ग्रामीण समाज के लोगों का उत्पादन बढ़ जाता है और वे अपने तथा अपने परिवार के कार्यों में, यानी जो व्यवसाय, जो अपने परिवार के खर्च होते हैं उनका निर्वहन करने में समर्थ हो जाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति उच्च हो जाती है, जिसके कारण वो, यानी फसलों के उत्पादन के कारण हुए समाज में ऊंचा स्थान हासिल करते हैं और सबके समान स्टेटस बना लेते हैं। जनजातीय एकीकरण की समस्याएं क्या हैं। जनजातियों की जो एकीकरण की समस्याएं हैं उनकी प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आर्थिक समस्या, ठीक है। दूसरा हो जाता है सामाजिक समस्या, तीसरी सांस्कृतिक समस्या, चौथी है ऋणग्रस्तता, पांचवा लिख सकते हैं कम साक्षरता दर, ठीक है। तो जो जनजातियों की समस्याएं हैं वो बहुत सी हैं, था जिसको मैंने बताया आपको कि जनजातीय एकीकरण की समस्या क्या है। तो जो जनजातियों की होने वाली समस्याएं होती हैं वही हम इसमें लिख सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, अब ये तो हो गया हमारा लघु उत्तरी, और विस्तृत उत्तरी केवल प्रश्न ही, हम इसको हल नहीं करवा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। नातेदारी को परिभाषित कीजिए। नातेदारी मैंने बताया कितने प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की, एक रक्त संबंधी, दूसरी विवाह संबंधी। अगर नातेदार कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक होते हैं, लेकिन यहाँ पर नातेदार ना पूछकर नातेदारी पूछा गया है, ठीक है। तो प्राथमिक नातेदारी हमारी रक्त संबंधी होती है, इसमें परिवार के सदस्य होते हैं, और जो हमारी द्वितीयक नातेदारी होती है वो विवाह संबंधी होती है, ठीक, जो विवाह के उपरांत स्थापित की जाती है। तो इसमें हेडिंग बना के लिख देंगे, 1-2 परिभाषाएं भी लिख देंगे। नातेदारी किसे कहते हैं, तो नातेदारी वह समूह होता है जो आपस में रक्त संबंधी या व्यवहार संबंधी होते हैं, ठीक है, वही नातेदार कहलाते हैं। अगला कोई नाम लिख करके, यानी किसी समाजशास्त्री का नाम लिख देंगे कि नातेदार ही वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से 2 विषम लिंगी आपस में संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। ऐसे लिख करके बहुत लिख सकते हैं। या दिव्यांगों के संघर्ष है। दिव्यांग किसे कहते हैं, मैंने बताया आपको, जो शरीर के किसी अंग से विकलांग हो वही दिव्यांग हो जाता है। पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसने ग्रामीण समाज पर क्या, यानी ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तन, या पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा ग्रामीण समाज में कौन कौन से परिवर्तन उत्पन्न हुए। या इसको ना लिख करके हम लिख सकते हैं नगरीकरण क्या है, इसके गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। तो नगरीकरण क्या है, यानी गांव से लोगों का जाकर शहर में बसना ही नगरीकरण कहलाता है। इसके गुण क्या है, उनको रोजगार मिल जाता है श्रमिकों को, ठीक है, आर्थिक स्थिति उच्च हो जाती है, शिक्षा भी आगे बढ़ जाती है, परिवार का आकार छोटा हो जाता है, इसके कारण वो निजी जीवन यापन करने लगते हैं, और दोष उसका उल्टा लिख देंगे, ठीक है। अगला, भारत में दहेज प्रथा का कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए, ये हम कर लेंगे। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं और 90% से अधिक अंक पा सकते हैं। तो बच्चों, हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं, तथा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।